देखो ये आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। लास्ट क्लास इस क्वेश्चन तक हो गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था लास्ट क्लास। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट क्लास नहीं करवाया था इसको, टाइम कम था। आज इसको करते हैं। पहले एक बार आप लोग पढ़ लो, दिमाग में सोचो कि कैसे क्या कर सकते हैं, फिर मैं सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। और अगर किसी के पास कोई आइडिया है कि कैसे किया जाएगा इसको तो शेयर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा यूनिक है, मतलब काफ़ी डिफरेंट है बाकी सवालों से। पार्ट बाय पार्ट अच्छे से देखते जाना, कहीं कोई डाउट वगैरह हो तो पूछना। हाँ, सबसे पहले इसमें देखो कि 2 पॉइंट को थोड़ा सा मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज करूँ, लेट अस से कि ये वाला पॉइंट P पॉइंट है और ये वाला पॉइंट से Q पॉइंट, ठीक है। और AP को मैं थोड़ी देर के लिए X मान लेता हूँ। अब एक बात आप लोग सोचो कि अगर AP को X मानते हैं हम लोग, तो क्या आपको लगता है कि EQ का वैल्यू भी X होना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। रीजन बता सकते हो बेटा क्या होगा? So from the external point, Tangents. point of contact, the length of tangents are equal. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, परफेक्ट, सही रीजन एकदम, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं CD को देखूं, तो CD अगर 6 सेंटीमीटर है तो डू यू थिंक कि CP का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए? और BD अगर 8 सेंटीमीटर है तो BQ का वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो तो यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, ठीक है, मैं सोल्यूशन पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना इसको। हाँ, सोल्यूशन सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि लेट AP इज इक्वल टू EQ इज इक्वल टू X, ठीक है। अगेन साथ में हम कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू 6, फिर BD इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू 8। ये इतना तक आप ऐसा समझो कि मोर और लेस गिवन जैसा ही सब कुछ दिया हुआ है। खाली एक पार्ट हमने अज्यूम किया है, ये वाले का वैल्यू नहीं पता हमको, हमने X मान लिया उसको, ठीक है। इसके आगे क्या करना है आपने को, एक कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब एक नहीं काफी लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में देखो हम क्या करेंगे, हम सारे वर्टेक्स को सेंटर से जोड़ेंगे और सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी सेंटर से जोड़ेंगे। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आई शुड राइट जॉइन OA OB OC तीनों वर्टेक्स, फिर OP OQ एंड OD सबको जोड़ो। उसको मैं जोड़ जोड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये कैसा दिखाई पड़ेगा, ध्यान से देखो। से O और Q को जोड़ा तो ऐसा कुछ होगा, O और P को जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। फिर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, O और B को जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, फिर O और C को जोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, O और A को जोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखो तो ये जोड़ने वाला पार्ट क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितना भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने ज्वाइन किया है ना, ये सारा क्या आप लोग को लगता है कि ये परपेंडिकुलर का सिचुएशन होगा? हाँ सर। हाँ तीनों sir. यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर और यहाँ भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो ट्राइंगल है ABC उसके एरिया को लिखने का ट्राई करूंगा दो अलग अलग तरीके से, ठीक है।
सबसे पहले देखो कि कौन सा तरीका फॉलो करेंगे। नाउ फॉर मतलब प्रूफ तो नहीं है, फाइंड करना है हम लोग को, तो इसीलिए प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ। फॉर एरिया ट्राइंगल ए बी सी, देखना ध्यान से, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी। एक बार थोड़ा इसको डायग्राम से आप लोग कंपेयर करके समझने का ट्राई करो, तो मेरे को बताओ कि आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ। थोड़ा सा और इमेज को हाँ सर। कर देता हूँ, हाँ सर। एक बार अच्छे से कंपेयर कर लो बेटा, मतलब हड़बड़ी में तुम जवाब नहीं दे, एक बार देख लो अच्छे से, सब लोग देख लो और सब लोग जल्दी से कंफर्म करो ये लाइन आया समझ, नहीं आया समझ। आ गया सर। आ गया सर। ओके, ऑल राइट। अब बेटा थोड़ा सा स्क्रीन पे एकदम ध्यान से देखते रहना, नहीं ये जितना एरिया ट्राइंगल एओबी बीओसी और एओसी लिखा हुआ है इनको ना चेंज करो, देखना कैसे चेंज करूंगा। एओबी इक्वल टू आई विल राइट हाफ इंटू ए बी इंटू ओ क्यू प्लस हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ओ पी। एक बार इसको मिला के देखो, ये लाइन आया समझ कि नहीं आया समझ। इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करूं, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। मैं थोड़ा और बता भी देता हूँ जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा इस ट्राइंगल को नोटिस करो आप, ए ओ बी ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाला पार्ट जो है ये 90 डिग्री पे है इससे, ठीक है। ओ क्यू जो है दैट इज एट 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि हाफ इंटू बेस हो गया आपका ए बी और परपेंडिकुलर हो गया आपका ओ क्यू। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कर रहे हैं हम। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था। तो ईओबी ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ क्यू। देखो स्टूडेंट्स एक बार और कंफर्म करो, क्लियर है पूरा कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तीनों का मिला के देख लो एक बार। स्टूडेंट्स आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा और नोटिस कर लेते हैं हम लोग। देखो रेडियस दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? दिया हुआ था सर। दिया कितना था रेडियस? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है बेटा तो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना आप लोग। क्या हम कह सकते हैं कि OQ का वैल्यू इट शुड बी 4, OP का वैल्यू इट शुड बी 4 एंड OD का वैल्यू इट मस्ट बी 4? हाँ सर। यस सर। तो अब बेटा ध्यान से देखो, अब अगला स्टेप, अगला स्टेप काफी शानदार है, बहुत अच्छे से सब लोग नोटिस करना। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा इस साइड से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ का तो हाफ छोड़ेंगे। क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 8। प्लस 8। x plus 6। बहुत बढ़िया बेटा। ओ क्यू के जगह पर 4, ठीक है, प्लस हाफ इंटू बी सी के जगह पर 8 प्लस 6 विच इज 14, हाफ इंटू 14 इंटू 4 और प्लस हाफ इंटू ए सी के जगह पर x प्लस 6 और OP के जगह पर इंटू 4। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, अब यहाँ से फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो सब में ये 2 4 कट के 2, 2 4 कट के 2 और 2 4 कट के 2, ठीक है।
सबका एक्सपेंशन वगैरह करेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस यहाँ पर 28 प्लस यहाँ पर 2x प्लस 12। दिस इज इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, 2x प्लस 2x इट विल बी 4x, ठीक है। 16 प्लस 28 प्लस 12, तो 16 प्लस 12 का वैल्यू हो जाएगा, ये 28 प्लस 12 का वैल्यू हो जाएगा 40 और प्लस 16 56, प्लस 56। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ यहाँ तक? आ गया सर। ओके, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC नॉर्मल एल्जेब्राइक मेथड से हम लोग को निकल के आया है 4x प्लस 56, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी ट्राइंगल का एरिया दोबारा से निकालेंगे, लेकिन इस बार मेथड चेंज कर देंगे। मेथड चेंज करेंगे हम लोग, जो क्लास 9 में हम लोग के हीरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ था उस वाले मेथड से इसी सेम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हम लोग। देखो वो कैसे हो, उसको मैं एक नए पेज पे करता हूँ। हीरॉन्स फॉर्मूला से डू यू रिमेम्बर कि एरिया का एक्सप्रेशन क्या था किसी ट्राइंगल का? over s minus a, s minus b, s minus c। मतलब वहां से एरिया का एक्सप्रेशन था अंडर रूट ऑफ s टाइम्स ऑफ s माइनस a टाइम्स ऑफ s माइनस b टाइम्स ऑफ s माइनस c, जहाँ पे s का मतलब क्या होता था, सेमी पेरीमीटर, है ना, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ, आप कह सकते हो AB प्लस BC प्लस C, ठीक है। मतलब जो भी इसका पेरीमीटर होगा उसका आधा, मतलब ए यहाँ पे मैं कैपिटल से लिख देना चाहिए। और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का मतलब क्या था, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का मतलब था साइड्स, ठीक है। जैसे BC को जनरली स्मॉल ए बोला जाता है, CA को जनरली स्मॉल बी बोला जाता है, और AB को जनरली स्मॉल C बोला जाता है, ठीक है। हालांकि आप साइड्स किसी को भी ले सकते हो, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये फॉर्मूला याद आया आप लोग को? हाँ सर। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले से यदि हम वर्कआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना आप लोग कि कैसे इस सेम ट्राइंगल का एरिया हम दोबारा हीरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने AB BC और AC को इस तरीके से पकड़ लिया तो यहाँ पर ना थोड़ा सा वैल्यू वगैरह लिख लेता हूँ, किसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि BC इज इक्वल टू, मैंने A पकड़ा है तो स्मॉल a का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। AB इक्वल टू मैंने C पकड़ा है तो यहाँ से स्मॉल c का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 8, और CA इक्वल टू मैंने B पकड़ा है तो यहाँ से स्मॉल b का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 6। देखो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। और बेटा S का मतलब क्या हो जाएगा, S का मतलब हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब आप करोगे तो देखो यहाँ पर AB का वैल्यू x प्लस 8, BC का वैल्यू 14 और CA का ये AC का वैल्यू B स्मॉल, जो स्मॉल b से बेटर है कि x प्लस 6, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। सबको जब आप जोड़ोगे ऊपर तो देखो x प्लस x विल बी 2x, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 40। देखो स्टूडेंट्स s तक का कैलकुलेशन समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा पार्ट बाय पार्ट हमको तीन चीज और निकालना है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब देखो s माइनस a का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 14 माइनस 14 विच इज इक्वल टू x इटसेल्फ।
s माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 14 माइनस x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास में x तो कैंसल आउट हो जाएगा, 14 माइनस 6 इट विल बी 8। फिर है s माइनस सी, यानी कि x प्लस 14 माइनस c का मतलब हो जाएगा x प्लस 8, तो सिंप्लीफाई करने पे यहाँ से आएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक पूरा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC, सेम ट्रायंगल का एरिया, लेकिन इस बार हीरोन्स फॉर्मूला से इट विल बी अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, वैल्यू पुट अगर हम करेंगे दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x प्लस 14, s का वैल्यू, s माइनस a का वैल्यू इट विल बी x, s माइनस b का वैल्यू इट विल बी 8, s माइनस c का वैल्यू इट विल बी 6। तो देखो अंडर रूट ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा एरिया के। रिस्पॉन्ड करो, आया यहाँ तक समझ, नहीं आया समझ? ओके, तो देखो बेटा ये मैंने दूसरे तरीके से एरिया निकाला है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट माय प्राइम क्वेश्चन इज कि अगर ट्राइंगल आपका सेम है, आप दोनों केस में अगर ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं दो अलग अलग तरीके से, तो डू यू थिंक कि दोनों एक्सप्रेशन का जो अल्टीमेट वैल्यू है फाइनल दैट मस्ट बी सेम, क्योंकि ट्राइंगल सेम है। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो इक्वेशन 1 में बेटा एक बार एरिया देख लो कितना था आपका, 4x प्लस 56। ओके, तो अब देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2, 4x plus 56 must be equal to under root of x plus 14 into x into 8 into 6। अच्छा 8 into 6 को हम लोग चाहें तो 48 लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, यहाँ से बेटा हम लगा सकते हैं, थोड़ा पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देन वी विल अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या सोच रहा हूँ कि दोनों में से क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? देखो तो स्टूडेंट्स, क्लियर है ये लाइन? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। ओके, यस सर। अब बेटा यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे तो देखो क्या होगा, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ 48 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसका ये होगा, देखो इट विल बी 4 स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस 14 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी x प्लस 14 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ 48। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है, देखो मैं एक लाइन और लिखना चाहूँगा, 14 स्क्वायर का मतलब 16, फिर x प्लस 14 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x प्लस 14 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ 48। कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, 16 एंड 48 कैन बी कैंसल्ड, बचेगा यहाँ पर 3, और एक आप ये x प्लस 14 का फैक्टर भी कैंसल आउट कर सकते हैं। देखो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। यस हाँ सर। ओके, अब बेटा क्या बचा यहाँ से वो सोचो जरा। एक तो बचा प्लस 14 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, वहाँ पे 3x बचा हुआ। ठीक है, तो x जब राइट हैंड साइड जाएगा तो अब ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 2x, एंड फ्रॉम देयर वी कैन से x इक्वल टू 7। देखो x का वैल्यू 7 आया, ये चीज क्लियर है? हाँ सर। ओके,
अब एक बार दोबारा ऊपर चलते हैं बेटा, थोड़ा AC को देखो तो वो क्या है x+6 और AB क्या है x+8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको AC और AB फाइंड करना था, तो AC इज इक्वल टू x+6 which is equal to 7 plus 6 which is equal to 13 and AB is equal to x plus 8 which is equal to 7 plus 8 which is equal to 50, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन, थोड़ा लंबा है, ठीक है, और मैंने एक्सप्लेनेशन क्लियर रखने के लिए स्टेप्स थोड़ा ज़्यादा लिखा है। आप बीच बीच में थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो गायब कर सकते हो, लाइक हेरॉन्स फार्मूला का ये पूरा फार्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं था। आप डायरेक्टली क्या है कि इस वाले पार्ट से शुरू कर सकते थे, कैलकुलेशन करो और बात खत्म, फार्मूला एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं। एक बार सब लोग पूरे सोल्यूशन को देख लो और बताओ मेरे को आया समझ, नहीं आया समझ। आ गया सर। ओके, ऑल राइट। तो इसके साथ देखो बेटा एनसीईआरटी आप लोग का इस चैप्टर का ओवरऑल पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस है, ठीक है, और ये सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इनको स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलो, इन सारे क्वेश्चंस में ऐसा कि एक एक मिनट पहले आप लोग ट्राई करो और उसके बाद में मैं सोल्यूशन बताऊंगा, और अगर किसी ने सॉल्व कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है। ट्राई करो पहले 1 मिनट आप लोग फटाफट। चलो तो डिस्कस करते हैं इसको ध्यान से देखना। इसमें 9 का एक थ्योरम है जो काम में आता है। थ्योरम ऐसा था, पहले एक फोटो बना के समझा देता हूँ कि थ्योरम क्या था। सपोज करो कि एक कोई सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मान लो कि आपको ये कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि ये कॉर्ड जो है ये इस सर्कल के सेंटर पे और सर्कल के पेरीमीटर पे या सर्कल के बाउंड्री पे 2 एंगल सबटेंड करता है। ये सेम कॉर्ड 2 एंगल सबटेंड करता है, एक सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, सपोज करो कि ऐसे, और दूसरा सर्कल के बाउंड्री पे, सपोज करो कि ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पर एक थ्योरम था, देखना ध्यान से, कि एंगल एट द बाउंड्री of circle is equal to half angle at the center, ठीक है। मतलब सेंटर पे सबटेंडेड एंगल अगर ये वाला सपोज करो कि 60 डिग्री होता है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ याद आ रहा पढ़ा हुआ है आप लोग का? ओके, तो ये वाले थ्योरम का बेटा थोड़ा सा इस वाले सवाल में हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, अगर हम ए क्यू को जोड़ने का सोचें, ठीक है, ए क्यू, तो इस टाइम पे आप देखो कि ए क्यू जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 58 डिग्री। बोलो हाँ या ना स्टूडेंट्स? ए क्यू सेंटर पे 58 डिग्री सबटेंड कर रहा है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, लेट अस से फॉर सम टाइम कि ए क्यू सर्कल पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज एक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्स विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 58 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है। और 80 क्यू को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ कह देता हूँ, मैं इसको y बोल देता हूँ, ठीक है। तब x का वैल्यू तो 29 डिग्री आ गया, x इक्वल टू 29 डिग्री। और a पॉइंट पे OA जो है वो रेडियस है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल तो अनडाउटेडली 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। कंप्लीट एंगल ए जो है OAT एंगल वो पक्का 90 डिग्री होगा। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ट्राइंगल
ए बी टी के अंदर में अगर पॉसिबल हो तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ ए बी टी ट्राइंगल के अंदर। तो ए बी टी ट्राइंगल में देखो क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से, इन ट्राइंगल ए बी टी, ठीक है, हम लोग को ये मिलेगा x प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू 90, 90 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 29 आया हुआ था, प्लस y इज इक्वल टू 90, सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 61। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स Okay, क्लियर? sir. ओके, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 61 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला करो, इसको ट्राई करो आप। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कैसा करना पड़ेगा। वी हैव टू जॉइन ओ एंड पी, ठीक है, ओपी ज्वाइन कर देंगे। ओपी ज्वाइन करने के बाद में हम दो इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करेंगे। पहला कि ओ ए इज द रेडियस टू द टेंजेंट ए पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो ये एंगल शुड बी 90 डिग्री, एंगल ए शुड बी 90 डिग्री। तो ये ऑब्जर्व करेंगे, ये एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। और सेम आर्ग्यूमेंट हम देंगे ओबी के लिए। ओबी इज द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द टेंजेंट बीपी, सो दिस एंगल शुड बी अगेन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट हम देंगे और ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में जो भी वैल्यूज हम लोग को गिवन है उसको थोड़ा सा हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो है वो 8 बोला हुआ है, अकॉर्डिंगली ओ ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। एपी का वैल्यू हम लोग को 15 बताया हुआ है, अकॉर्डिंगली ये 15 हो जाएगा। स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो है वो 5 बताया हुआ है, तो इसको हम लोग 5 पकड़ लेंगे। और हमारे लिए हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है बीपी। ठीक है, तो बीपी अननोन है और बीपी को खोजने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को ओपी को भी ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन मार्क मार देता हूँ। अब सपोज करो कि मैं थोड़ी देर के लिए बीपी को और ओपी को एक्स और वाई बोल देता हूँ। डायग्राम में मार्क भी कर देता हूँ, देखना ध्यान से। ओपी को लेटर से इट इज एक्स एंड बीपी को लेटर से इट इज वाई। ओके, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे और फिर हम वाई पे फोकस करेंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल पे फोकस करूंगा, ट्राइंगल ओ ए पी। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाना चाहें तो हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 225 विच इज इक्वल टू 289। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के लिए 17। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, x बेटा एक बार अगर 17 आ गया तो नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन द ट्राइंगल ओ बी पी। इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। इस ट्राइंगल पे अगर पाइथागोरस मेरे को लगाने का मन हो तो इट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार सब लोग कंफर्म करो, ये लाइन क्लियर है सबको? क्योंकि इस बार x जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो, ये लाइन है क्लियर कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो अब थोड़ा सा वैल्यूज वगैरह डालते हैं बेटा। तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 17 स्क्वायर विच इज 289 अगेन, एंड दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर का मतलब 25 प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 289 माइनस 25 दैट इज 264। सो वाई का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 264। ठीक है, अब यहाँ से y का मतलब हो गया हम लोगों के लिए क्या, bp। देयरफॉर bp इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 264। अब देखो स्क्वायर रूट एग्जैक्टली फाइंड करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन हम लोग एग्जाम में कोशिश करेंगे अगर इसको मान लो कि प्राइम फैक्टराइज करके थोड़ा सिंपल अगर बनाया जा सकता है तो। मैं यहाँ साइड में दिखा देता हूँ मैं क्या मीन कर रहा हूँ। मान लो कि जैसे 264 है ना,
तो इसको आप एक लाइन से प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करो। इसको 2 से उड़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1 3 2, फिर इसे 2 से उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 61। अब 61 का सोचो वो किसी से जाएगा कि प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, वेरी गुड। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो 4 × 61 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√61 सेंटीमीटर। तो इतना सिंप्लीफाई करके यदि आप एग्जाम में लिख दोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। एग्जैक्टली स्क्वायर रूट निकालना वो जरूरी नहीं है हम लोग के लिए। देखो स्टूडेंट्स आज, हाँ सर प्राइम, हाँ हाँ एक भूल हो गया यहाँ पे, ये चक्कर में 66 हो गई। 2 6 और 6 फिर 2 33 3 11, हालांकि चलो ठीक है। देखो तो अब समझ में आ रहा? हाँ सर। तो यहाँ देखो 2 का एक पेयर बन पाया, बाकी तो किसी का पेयर वेयर नहीं बन पाया, तो ये लोग एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा हम लोगों के लिए बेसिकली 4 × अगर मैं सबको एक साथ रखूं तो 66 ही हो जाएगा। देखो तो आ रहा समझ, मतलब इन तीनों को एक साथ रख रहे हैं 2 3 और 11 को, और इसका एक पेयर बना रहे हैं हम लोग। तो 4 सिंस परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो बाहर आ जाएगा, और 2√61 नहीं होगा, 2√66 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। तो ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत नहीं है, आप अगर यहाँ तक भी करके छोड़ देते हो तो काम चल जाएगा। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आगे। हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो इसके बारे में। आओ स्टूडेंट्स अब इसको डिस्कस कर देते हैं। देखो इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो 2 अलग अलग सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे टच करेगा? सी पॉइंट पे टच करेगा। आगे देखो, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। मतलब ये 2 अलग अलग सर्कल हैं, इनको कॉमन टेंजेंट 2 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और एक होता है ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है एक्चुअली। ठीक है, तो 2 टेंजेंट बनाया गया है, एक बनाया गया है सी पॉइंट से जो दोनों सर्कल को कॉमन रहेगा, और एक बनाया गया है पी और क्यू पॉइंट से जो दोनों सर्कल को कॉमन रहेगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सी पॉइंट से बनाया हुआ जो टेंजेंट है ये टेंजेंट पी और क्यू से पास करने वाले टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगा, ऐसा प्रूफ करेगा। ये हम लोग को प्रूफ करना। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। तो बेसिकली हम लोग को प्रूफ ये करना है यहाँ पर सोल्यूशन। टू प्रूफ अगर मेरे से पूछो कि क्या होगा सर यहाँ पर, तो मैं बोलूंगा कि आपको प्रूफ करना है पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये टू प्रूफ है आपका। ठीक है, और प्रूफ करने का तरीका कैसे होगा वो भी बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, 2 लाइन में काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से नोटिस करो, क्या हम पहले सर्कल के लिए यानी कि सर्कल विद सेंटर ए के लिए ये कह सकते हैं कि आर इज द एक्सटर्नल पॉइंट? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा एक आपने आरपी बनाया है और एक आपने आरसी बनाया है, तो थ्योरम 3 के हिसाब से क्या आपको लगता है कि दोनों इक्वल होगा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो प्रूफ में आई वांट टू राइट की आर सी इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, यहाँ पे आप भर सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फॉर एम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डॉट 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 देके छोड़ेगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ स्टेटमेंट को, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे लिए। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि आर सी इज इक्वल टू आर क्यू। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। सेकेंड सर्कल के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आर सी इक्वल टू आर क्यू ये हो जाएगा हम लोग के लिए। और यहाँ पे भी रीजन देंगे हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये हो गया सर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कि आर सी लिखा हुआ है, तो 1 और 2 से आप बोल सकते हो देयरफॉर 1 and 2 implies कि RP is equal to RQ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, और आर पी इक्वल टू आर क्यू हो गया, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को एक फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब करो एक बार और ट्राई करो। पिछले बार जब किया था तो वो एक्सरसाइज क्वेश्चन था, नंबर्स के साथ में किया था, यहाँ पर ए और बी दिया हो, तो थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ मेरे को क्या आंसर हो सकता है इसका। आओ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले तो क्लास 9 का ये थ्योरम था, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। 9 का थ्योरम ये था, मैं यहाँ थोड़ा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किसी भी एक सर्कल का अगर कोई एक कॉर्ड है, ठीक है, और उस कॉर्ड पे अगर आप सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, ठीक है, मतलब आप 90 डिग्री का कोई एक लाइन बना रहे हो उस पर, तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉर्ड है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाएगा उसी पॉइंट पे, मतलब वो पॉइंट उस कॉर्ड का मिड पॉइंट भी होगा। बोलो ये बात आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? RS. ओके, अब इस वाले फैक्ट का हम कैसे यूज करेंगे वो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो और समझने का ट्राई करो। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो ए बी है ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही अगर हम रेडियस बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये रेडियस इस टेंजेंट से कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? RS. और ये सारा थॉट प्रोसेस बेटा मैं अंदर वाले सर्कल के हिसाब से लगा रहा हूँ कि बाहर वाले सर्कल के हिसाब से? बाहर वाला। नहीं बेटा, 90 डिग्री तो अंदर वाला के हिसाब से सोचो, क्योंकि ये टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल को, फिर इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने अंदर वाले सर्कल का रेडियस बनाया, ठीक है, और सिंस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाला जो रेडियस है वो 90 डिग्री पे होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री पे होगा। तो बताओ ये सारा फैक्ट क्लियर है, और ये मैं अंदर वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। RS. ओके, अब बेटा बाहर वाले सर्कल के हिसाब से सोचो, बाहर वाले सर्कल के हिसाब से ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले सर्कल के लिए ए बी टेंजेंट नहीं है, बाहर वाले बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी कॉर्ड है। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? RS. Okay, and OC is a perpendicular drawn on that chord from the center of the circle. OC is perpendicular drawn on that chord from the center of the circle. तो क्या आपको लगता है कि AC और BC का लेंथ इक्वल होना चाहिए? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। Yes, sir. ओके, सब लोग एक बार थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो, क्लियर है नहीं क्लियर है ये वाला पॉइंट? क्लियर है सर। Here Clear. is sir. ओके, ऑलराइट। तो हम यहाँ पर वो जो 9 का थ्योरम है उसके बेसिस पे डायरेक्टली ही बोल सकते हैं सॉल्यूशन क्लियरली। AC equal to BC, Y as OC perpendicular AB, and O is center, comma AB is chord of the outer circle या larger circle, कुछ भी बोलो, outer circle, ठीक है। तो वो थ्योरम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम AC को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, और ये भी पक्का है कि जो OC होगा वो परपेंडिकुलर भी है, मतलब परपेंडिकुलर हमने मेंशन कर ही दिया कि OC परपेंडिकुलर टू E, तो वो एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन है यहाँ पर? E, तो ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो अब इन ट्राइंगल OAC, इस ट्राइंगल के अंदर में देखो क्या होगा, इस ट्राइंगल के अंदर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी बी सी दोनों इक्वल था, तो ए सी प्लस ए सी, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए सी का मतलब है x और x का मतलब है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया ए बी कॉर्ड का लेंथ। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, ऑल राइट। तो एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको घर पे ट्राई कर लें, ठीक है। ये कर ही लो स्टूडेंट्स, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 मिनट टाइम तो है ही आप लोग के पास। करो इसको, ट्राई करो, बताओ आंसर। देखो सब लोग ध्यान से करते हैं इसको भी डिस्कस। इसमें क्या है, हमको बताया हुआ है कि अ कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल, मतलब मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड आर सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर डायग्राम में बता ही दिया हम लोग को कि भीतर वाले सर्कल का है और बाहर वाले सर्कल का आर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, वेयर आर ग्रेटर देन 7, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 46 सेंटीमीटर टचेस द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो इसका मतलब है कि ए बी का जो टोटल लेंथ है वो मेरे को कितना बताया हुआ है, 46, ठीक है, 46। लेकिन वापस से मैं अगर अंदर वाले सर्कल के हिसाब से सोचूं तो ये 90 डिग्री पे होगा ओसी, ठीक है, ओसी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। और फिर अगर मैं बाहर वाले सर्कल के हिसाब से सोचूं तो ए बी इज अ कॉर्ड and I have drawn a perpendicular from the center. So this perpendicular will divide the chord into 2 equal parts, AC and BC. So therefore we can say again कि AC will be equal to BC. Students, यहाँ तक का argument clear है? Respond करो हाँ या ना? यस सर। Okay. तो वहां से हम कह सकते हैं बेटा कि ये कितना हो जाएगा, 23। देखो क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? सर हाँ सर लीव कर सकते हैं, क्लास स्टार्ट हो गया है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो AC का वैल्यू हो गया उसके हिसाब से 23, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एंगल C जो है यहाँ पर वो कितना होगा आपके लिए, वो होगा 90 डिग्री। तो ट्राइंगल AOC पे अगर हम फोकस करें, AOC ट्राइंगल पे, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से बाई पाइथागोरस R स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, विच इज 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 शायद, ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो देखो 529 प्लस 49, ये मिला के हो जाएगा 578। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 578। यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 578, ठीक है। इसको भी दोबारा से वही प्राइम फैक्टराइज वगैरह करूँ, तो प्राइम फैक्टराइज वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आप देखो कि इस क्वेश्चन में क्या छोड़ा हुआ है, वह है 17√2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके आप भी इसको लिख सकते हो 17√2, ये वाला हो जाएगा आपके अंडर रूट ऑफ 17 अंडर रूट। बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एकदम से स्क्वायर रूट वगैरह ढूंढ के और आंसर को डेसिमल में प्रेजेंट करो, ठीक है। आप ये वाले फॉर्म में भी आंसर को लीव कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली आर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 17√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो फिर तक आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास कंटिन्यू करें।